To all, today we will see a numerical based on heat balance sheet, and the numerical on your screen is, I will read the question. A test of 1 hour duration was conducted on a single cylinder engine having a bore of 300 mm and stroke of 450 mm. Fuel consumed is 8.8 kg at an average speed of 200 rpm. The mean effective pressure of the engine 5.8 bar and calorific value of fuel is 41,800 kilojoule per kg. The brake friction load is 1860 Newton for a brake wheel of diameter of 1.22 meter. Quantity of cooling water consumed during the test is 650 kg with a rise in temperature of 22 degrees centigrade. Draw the heat balance sheet on hourly basis and percentage basis, and also calculate मैकेनिकल इफ़िशेंसी, ब्रेक थर्मल इफ़िशेंसी. इस न्यूमेरिकल में कहीं भी ये नहीं दिया हुआ है कि इंजन 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक इंजन है. अब ऐसी कंडीशन में हमें 4 स्ट्रोक इंजन कंज्यूम करना है और उसे न्यूमेरिकल को इस तरीके से सॉल्व करना है. यहाँ पर एक और बात है कि हीट बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो उसमें हम जो क्वांटिटी और हीट हम फाइंड करते हैं, उसमें हीट सप्लाइड को हम फाइंड आउट करते हैं और हीट यूटिलाइज जो हुई है उसमें हम हीट इक्विवेलेंट ऑफ ब्रेक पावर, हीट कैरिड अवे बाय एग्जॉस्ट गैसेस, हीट लॉस टू जैकेट वाटर कूलिंग एंड अनअकाउंटेड हीट. लेकिन इस न्यूमेरिकल में कहीं भी एग्जॉस्ट गैस का जिक्र नहीं है. कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, ना एग्जॉस्ट गैस का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है. तो इस न्यूमेरिकल में आपको एग्जॉस्ट गैस में जो हीट जो लॉस होती थी या यूटिलाइज होती थी उसको अनअकाउंटेड में ही काउंट करना है, उसको अलग से कैलकुलेट नहीं करना है. तो आइए आज का न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल. और इसका हम अब गिवन निकालेंगे. तो सबसे पहले जो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट हमें दिया हुआ है is equal to 1 hour. Okay, bore that is small d is equal to, हमको दिया हुआ है स्मॉल डी भी 300 mm. इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में 0.3 मीटर. ओके, और अभी और जो डाटा दिया है उसमें है स्ट्रोक. स्ट्रोक को हम प्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से. 450 mm इज इक्वल टू, जब इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.45 मीटर. ओके, अब हमें जो फ्यूल कंज्यूम दिया है दैट इज मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, जिसे हम डिनोट करते हैं m सफिक्स f डॉट. दैट इज मास फ्लो हो रहा है और उसका रेट जो है 8.8 kg यहाँ पर दिया है. फ्यूल कंज्यूम 8.8 kg, लेकिन ये फ्लो रेट है और हमारा टेस्ट का ड्यूरेशन है 1 आवर. तो पर आवर इतना मास कंज्यूम हो रहा है. आरपीएम दिया हुआ है 200 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट. हमको यूनिट याद रखना है और उसके हिसाब से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करते आना है. मीन इफेक्टिव इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ है 5.8 बार. और जब मैं इसे न्यूमेरिकल में
जब पुट करूँगा तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करूँगा और 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल CV इज इक्वल टू 41,800 किलो जूल पर kg, ये हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट W माइनस S इज इक्वल टू 1860 न्यूटन, ये हमें दिया हुआ है। द ब्रेक फ्रिक्शन लोड इज 1860 न्यूटन फॉर ब्रेक व्हील ऑफ डायमीटर। अब डायमीटर कितना दिया हुआ है, ड्रम डायमीटर, ब्रेक ड्रम डायमीटर 1 पॉइंट, इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल D सफिक्स B क्योंकि ये ब्रेक का डायमीटर है। 1.22 मीटर। आगे हमें दिया हुआ है मास फ्लो रेट ऑफ वाटर कंज्यूम इन कूलिंग। अब यहाँ पर फिर वही मैं बात कहूँगा 650 kg पर आवर क्योंकि टेस्ट ड्यूरेशन 1 आवर है। यहाँ पर एक जो चीज़ दी हुई है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर, यहाँ पर जो बोला है उसने क्वेश्चन में अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। एटमॉस्फेयर एक जो भी टेम्परेचर था वहाँ से, या जो वाटर का टेम्परेचर था इनलेट वाटर का, वहाँ से इंक्रीज हुआ 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। अब हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे इंजन 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है। अगर इंजन का डिनोट नहीं किया है कि 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है तो हम यहाँ पर इसे अज्यूम करेंगे 4 स्ट्रोक, और 4 स्ट्रोक में नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक हाफ हो जाता है आरपीएम से, दैट इज नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, इज इक्वल टू कैपिटल N बाय 2। सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है। जब हम ये सॉल्व कर लेते हैं तो हमें अब पता चल गया कि स्मॉल n की वैल्यू क्या रखना है, और हमें ये फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए बोला है हीट बैलेंस शीट बनाना है, और दूसरा मैकेनिकल इफ़िशियंसी, ब्रेक थर्मल इफ़िशियंसी। तो जैसे कि हमें पता है हीट बैलेंस शीट में जो फर्स्ट में हीट सप्लाइड के बाद जो पहला पैरामीटर यूटिलाइज हीट जब मैं करता हूँ तो उसमें ब्रेक पावर में कितनी हीट सप्लाई हुई ये फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर फाइंड आउट करता हूँ। इंडिकेटेड पावर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है IP इज इक्वल टू I.P लिखना है हमें क्योंकि ये इंडिकेटेड पावर है। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू एरिया इनटू स्ट्रोक इनटू नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक डिवाइड बाय 60,000, क्योंकि मुझे जो इंडिकेटेड पावर मिलेगा वो किलोवाट में मिलेगा, इसलिए इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ। 5.8 इंटू 10⁵, क्योंकि ये बार था इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया किलो न्यूटन पर मीटर। इसके एरिया जो होता है π/4, एरिया और बोर का जो डायमीटर हमें दिया हुआ है वो यहाँ पुट करना है 0.3 स्क्वायर इनटू स्ट्रोक भी दिया हुआ है हमें 0.45, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पावर स्ट्रोक ये हो जाएंगे 200 दैट इज आरपीएम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 60,000 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि सिंगल सिलेंडर है। आपको ये याद रखना है नंबर ऑफ सिलेंडर भी आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर सिंगल सिलेंडर है तो वहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू आता है जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जो कि जिससे मुझे IP मिलेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी और वो रहेगा IP इज इक्वल टू
30.74 पॉइंट समथिंग रहेगा, और उसे आप जब राउंड ऑफ करेंगे 75 किलोवाट, ये आ गया आपका इंडिकेटेड पावर। अब हमारा जो दूसरा पैरामीटर है, इम्पोर्टेंट पैरामीटर, दैट इज़ ब्रेक पावर। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे, और ब्रेक पावर का जो फॉर्मूला है वो है डायनामोमीटर रीडिंग, दैट इज़ जो डेड वेट लगा है और उसका काउंटर स्प्रिंग रीडिंग जो आ रही है, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम, और अब ये हो जाता है टॉर्क, और इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, टॉर्क को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 पाई n से, तो उसे डिवाइड करता हूँ मैं 60,000, तो मुझे मिलती है वैल्यू इन किलोवाट में, ब्रेक पावर इन किलोवाट। अब ये बात गौर करना चाहिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो RB है वो इक्वल है, या RB जो है उसकी वैल्यू दैट इज इफेक्टिव रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम, वो मुझे मिलेगा डायमीटर ऑफ ब्रेक ड्रम को डिवाइड करने पर 2 से। इसी तरह जब ब्रेक ड्रम की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 ऑफ RB। अब यहाँ पर अगर मैं गौर करूँ RB इंटू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, W माइनस S पाई D सफिक्स B N, दैट इज दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है D सफिक्स B डिवाइड बाय 60,000। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ जो मुझे पता है, उसमें से जो W माइनस S ये मुझे दिया हुआ है 1860 इंटू पाई इंटू डायमीटर ऑफ ब्रेक फ्रिक्शन ब्रेक, ये दिया हुआ है 1.22 इंटू RPM 200 डिवाइड बाय 60,000। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी ब्रेक पावर की, और वो ब्रेक पावर की वैल्यू आएगी 23.76 किलोवाट। किलोवाट एक्चुअल में होता है, हम पर सेकंड में फाइंड आउट किया है हमने। अब हमें ये बात याद रखना है, ब्रेक पावर हमें मिल गया, तो ब्रेक पावर जब हम हीट सप्लाइड में करेंगे, हीट सप्लाइड के बाद जब ब्रेक पावर में जो हीट एनर्जी यूज़ हुई है, हीट इक्विवेलेंट ऑफ ब्रेक पावर, तो वहाँ पर मुझे आवरली करना रहेगा, ये सेकंड में है। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ मैकेनिकल इफ़िशियंसी, जो कि हमें न्यूमेरिकल में क्वेश्चन है, मैकेनिकल इफ़िशियंसी। मैकेनिकल इफ़िशियंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m सफिक्स और इफ़िशियंसी के नोटेशन से, और इसका फॉर्मूला होता है ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। मैकेनिकली कितना इफ़िशियंट है इंजन, और जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो वैल्यू पुट करता हूँ। पहले मैं ब्रेक पावर की वैल्यू है 23.76, और वहीं पर इंडिकेटेड पावर की वैल्यू है 30.75, और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो वैल्यू आएगी 0.7728। लेकिन हमें ये भी याद रखना है इफ़िशियंसी हमेशा हम परसेंटेज में निकालते हैं, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 77.28% ये आएगी मैकेनिकल इफ़िशियंसी। ओके, अब मैं सेकंड जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेकंड पॉइंट जिसे हमें फाइंड आउट करना था, ब्रेक थर्मल इफ़िशियंसी। ब्रेक थर्मल इफ़िशियंसी और इसे मैं डिनोट करूंगा इफ़िशियंसी का नोटेशन विथ सफिक्स बी, दैट इज ब्रेक थर्मल इफ़िशियंसी। और अगर आई रहता
तो इंडिकेटर थर्मल इफिशिएंसी, यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इफिशिएंसी THB, थर्मल इफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी। जब ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी मुझे फाइंड आउट करना होता है तो जो ब्रेक पावर मेरा मुझे मिला है उसे मैं डिवाइड करूँगा जो मैं हीट सप्लाइड किया था, डेट इज़ मास फ्लो रेट इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ पर देखना है कि मास फ्लो रेट हमें आवर में दिया हुआ है, लेकिन ब्रेक पावर सेकंड में है। कैसे सेकंड में है? किलोवाट लिखा हुआ है, किलोवाट पर सेकंड। तो मुझे जो ये मास है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। अब किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? पहले मैं लिखता हूँ ब्रेक पावर की वैल्यू, दैट इज़ 23.76 किलोवाट, और जब मास फ्लो रेट लिखूँगा 8.8 kg पर आर है, और आर को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में 3600 से मैं डिवाइड करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा कैलोरीफिक वैल्यू से। कैलोरीफिक वैल्यू है 41,800, और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 23.25। और हमें ये भी पता है एफिशिएंसी हम हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 23.25%। हमारा आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट करने से। अब मेरा मेजर पार्ट बाकी है हीट बैलेंस शीट ऑन आवरली बेसिस एंड परसेंटाइल बेसिस। तो इसमें सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा कि मैंने इंजन को कितना हीट दिया, दैट इज़ टोटल हीट सप्लाइड टू द इंजन। तो ये होता है इज इक्वल टू फ्यूल सप्लाइड अब यहाँ पर देखना है हमें जो हीट बैलेंस शीट जो दिया हुआ है वो कौन से बेसिस पे बोला है। हमें बोला है कि आवरली बेसिस, तो हमें पर आर में निकालना है, ओके, इनटू कैलोरीफिक वैल्यू दैट इज CV। कैलोरीफिक वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूँगा ऑफ फ्यूल, ठीक। उसके बाद मैं वैल्यू पुट करता हूँ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, और यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ उनकी 8.8 kg पर आर इनटू कैलोरीफिक वैल्यू क्या है 41,800 किलो जूल पर kg। तो यहाँ से kg कैंसल, किलो जूल पर किलो आवर, किलो जूल पर आर बचेगा, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है 3,678,40 3,67,840 किलो जूल पर आर। ये हमारा मेन आंसर आया हीट सप्लाइड, क्यू सप्लाइड। इस आंसर को याद रखना है, और अभी हम जब हीट बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ये आंसर हमें पुट करना है। सेकंड जो हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया है कि हीट इक्विवेलेंट ऑफ ब्रेक पावर, उसे हमें यहाँ पर लेकर आना है, हीट इक्विवेलेंट ऑफ ब्रेक पावर। अभी ये याद रखना है कि जो हमारा ब्रेक पावर है वो सेकंड में हमने फाइंड आउट किया है, और वो ब्रेक पावर की वैल्यू है 23.76 किलोवाट। अगर हीट बैलेंस शीट आपको सेकंड में बोला है, सेकंड पर सेकंड बेसिस पर, तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करना है किलो जूल पर सेकंड। लेकिन अगर आपको
अगर चेंज करता है पर मिनट बोलता है, पर आवर बोलता है, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर आवर के लिए 3600 और पर मिनट के लिए 60, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 85,536 किलो जूल पर आवर। हीट इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर। थर्ड चीज़ हमें जो फाइंड आउट करना है वो है हीट लॉस टू वाटर जैकेट कूलिंग। हीट लॉस्ट टू जैकेट कूलिंग वाटर। ओके, तो यहाँ पर जो कूलिंग वाटर था उसमें कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की या उसमें कितनी हीट एनर्जी यूटिलाइज हो गई। तो यहाँ कितना वाटर फ्लो हो रहा है वो आएगा मास ऑफ वाटर फ्लो इनटू पर आवर में है, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, पर आवर में ही पुट करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। जबकि हमें चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो सिंपल सा हमें वैल्यू पुट करना है मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, दैट इज 650 किलोग्राम पर आवर, और हमें आर में ही फाइंड आउट करना है, दैट इज़ नो प्रॉब्लम, इनटू 4.18। ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये आपको न्यूमेरिकल में नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको यही अज्यूम करना है क्योंकि ये फिक्स है और कांस्टेंट है। ओके, और जो टेम्परेचर राइज हुआ है 22 डिग्री, वो यहाँ पर पुट करना है, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा हीट लॉस इन वाटर जैकेट। तो ये आता है 59,774 किलो जूल पर आवर। इतना हीट एनर्जी वाटर कूलिंग में गई। यहाँ पर नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना रहता है फोर्थ पॉइंट, एग्जॉस्ट गैस में कौन सी हीट गई, लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमें नहीं फाइंड आउट करना है, तो अब इस न्यूमेरिकल में हम फाइंड आउट करेंगे हीट अनअकाउंटेड, जो हीट एनर्जी हम फाइंड आउट नहीं कर पाए, और उसे हम फाइंड आउट करते हैं हीट सप्लाइड माइनस हीट इन ब्रेक पावर प्लस हीट एनर्जी इन वाटर जैकेट, और यहाँ पर एडिशन होता है एग्जॉस्ट गैस का, हीट इन एग्जॉस्ट गैस, लेकिन अभी वो नहीं रहेगा, सिंपल सा यही लेना है आपको। और जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे 3,67,840 माइनस, ये किलो जूल में है वैल्यूज़, ओके, माइनस ब्रेक पावर की जो वैल्यू आई थी 85,536 प्लस, और ये ब्रैकेट रहेगा 59,774, और जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो वैल्यू आती है हीट अनअकाउंटेड, दैट इज हीट अनअकाउंटेड 2,25,247 किलो जूल पर आवर। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक चार्ट बनाना है, उसमें चार्ट में रहेगा सबसे पहले हीट यूटिलाइज इन किलो जूल, कितना आया किलो जूल पर आवर, एंड परसेंटेज। आपको इस तरह से चार्ट बनाना है हीट यूटिलाइज
किलो जूल पर आवर परसेंटेज। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कौन कौन से चीज़ में हीट, कौन कौन से पॉइंट पर हीट यूटिलाइज हुई। तो हीट सप्लाइड, ओके, हीट सप्लाइड और उसका वैल्यू था 3,67,804। इसका परसेंटेज रहेगा 100, क्योंकि 100% हीट हमने सप्लाई की है, जितनी हीट सप्लाई। और हीट इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर, तो ये मुझे मिलता है 85,536 और इसका परसेंटेज रहेगा 23.25। आप ये देख सकते हो कि ब्रेक थर्मल इफ़िशेंसी भी आपकी इतनी ही आई थी। ओके, और वो हीट इन जैकेट कूलिंग वाटर, और ये हीट थी 59,774 और इसका परसेंटेज आएगा 16.25। अनअकाउंटेड हीट जो है ये काफ़ी ज़्यादा थी, 2,25,247 और इसका परसेंटेज आएगा 61.235। मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो कि अनअकाउंटेड है, हमारे यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ ये ब्रेक पावर का हो रहा है। तो ये न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारा दूसरा न्यूमेरिकल जो है मोर्स टेस्ट पर है। मोर्स टेस्ट हम जब यूज़ करते हैं तो इंडिकेटेड और फ्रिक्शनल पावर मल्टी सिलेंडर का इंटरनल कंबशन इंजन से हम फाइंड आउट करते हैं, और ये प्रोसेस हम कटिंग ऑफ ईच सिलेंडर इन टर्न, हर टर्न में हम एक एक सिलेंडर को कट ऑफ करते हैं। अब कट ऑफ क्या होता है, उस सिलेंडर में पावर सप्लाई बंद कर देना या फ्यूल सप्लाई बंद कर देना, जिससे उस सिलेंडर में पावर जनरेशन बंद हो जाए। जब मल्टी सिलेंडर होगा जब ही हम मोर्स टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। मल्टी सिलेंडर यहाँ पर आपका 4 सिलेंडर भी हो सकता है, 2 सिलेंडर भी हो सकता है, और 16, 12 या 8 सिलेंडर भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा इंजन पर। आपको ये कंसीडर करना है या अज्यूम करना है 4 सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन कपल टू अ डायनामोमीटर, एक डायनामोमीटर से कपल किया हुआ है। थ्रू आउट द टेस्ट द इंजन इज रन एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ आरपीएम। यहाँ पर जब आप मोर्स टेस्ट करोगे तो आरपीएम का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अज्यूम दैट द पंपिंग एंड मैकेनिकल लॉसेस आर द सेम whether the cylinder is working or not. Also the throttle position is kept constant throughout the test. तो हम देखते हैं let B is equal to brake power of the engine when all the 4 cylinder are working. Okay, B1 is brake power of the engine when cylinder 1 is cut off. जब मैं सिलेंडर 1 को बंद कर देता हूँ तो जो पावर मुझे मिलेगी रिमेनिंग 3 सिलेंडर से मिलेगी, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3 एंड सिलेंडर 4। तो वो ब्रेक पावर जो रहेगी वो 1 कहलाएगी, क्योंकि उस टाइम पर सिलेंडर 1 इज़ कट ऑफ, वहाँ से पावर नहीं मिली। नेक्स्ट B2 ब्रेक पावर ऑफ द इंजन व्हेन सिलेंडर 2 इज़ कट ऑफ, सिलेंडर 2 बंद हो गया है। फिर B3 सारे सिलेंडर ऑन कर दिए, B3 ब्रेक पावर ऑफ द इंजन व्हेन सिलेंडर 3 इज़ कट ऑफ। इसी तरह सिमिलरली B4 ब्रेक पावर ऑफ द इंजन व्हेन सिलेंडर 4 इज कट ऑफ। इसी तरह I1, I2, I3 एंड I4 इंडिकेटेड पावर के लिए हम यूज़ करेंगे, और एंड F1, F2, F3 एंड F4 हम यूज़ करेंगे फ्रिक्शन पावर, फ्रिक्शन पावर, इंडिकेटेड पावर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ब्रेक पावर की जो वैल्यू होती है, ब्रेक पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर। अब मैं यहाँ से जब वैल्यू पुट करता हूँ इनकी, तो ये हो जाएगा
B इज इक्वल टू, क्योंकि ब्रेक पावर मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। सारे इंजन की इंडिकेटेड पावर को जब मैं ऐड करता हूँ वो तो बनता है इंडिकेटेड पावर ऑफ इंजन। माइनस करता हूँ मैं इन द ब्रैकेट फ्रिक्शन पावर से, तो यहाँ पर फ्रिक्शन पावर है 1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ओके, यही कंडीशन जब मैं B1 पर लगाता हूँ, B1, तो यहाँ पर I1 जो था, इसकी जो पावर मुझे मिल रही थी, अब B1 पर कंडीशन ये हो गई है ब्रेक पावर ऑफ द इंजन व्हेन सिलेंडर 1 इज़ कट ऑफ, तो यहाँ से I1 नहीं मिलेगा मुझे। तो अब इक्वेशन इस तरह से बनेगी I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस फ्रिक्शन पावर सेम रहेगी, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि फ्रिक्शन लॉसेस सेम रहेंगे, इंजन बंद रहे या ऑन रहे। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, B माइनस B2, B माइनस B1, और यहाँ पर बचेगा, ये सारा मैं माइनस कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें सेम है, और यहाँ पर I1 है तो ये बचेगा I1। तो ये जो इक्वेशन आती है इसे मैं नंबर देता हूँ A। सिमिलरली जब मैं इन इक्वेशन को पुट करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है B माइनस B2 इज इक्वल टू I2, B माइनस B3 इज इक्वल टू I3 एंड B माइनस B4 इज इक्वल टू I4। और इन इक्वेशन को A B C D को मैं जब ऐड करता हूँ तो मुझे मिलता है टोटल इंडिकेटेड पावर, that is I is equal to I1 plus I2 plus I3 plus I4। लेकिन और इसी के साथ साथ मैं I1 की वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ, तो ये I जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा कि I इज इक्वल टू B माइनस B1, तो ये पहला B हो गया, माइनस B1, B माइनस B2, तो ये B हो गया 2, और यहाँ हो गया ये माइनस माइनस प्लस B2, यहाँ से B3, और ये 3 हो गया, और ये माइनस B4, ये हो गया B4 इंटू 4। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पर B 4 है, 4B हो गया, माइनस इन सब का माइनस हो गया। तो ये कुछ इस तरह से आता है इक्वेशन, और इस इक्वेशन से मैं फ्रिक्शनल पावर निकाल सकता हूँ। फ्रिक्शनल पावर इज इक्वल टू F इज इक्वल टू I माइनस B। इंडिकेटेड पावर में से मैं फ्रिक्शनल पावर, ब्रेक पावर माइनस करता हूँ तो मुझे फ्रिक्शनल पावर मिलती है, दैट इज FP इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है और समझते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
इस न्यूमेरिकल में कुछ डाटा हमें गिवन है, तो आइए उस डाटा को हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है नंबर ऑफ सिलेंडर, इज इक्वल टू, दैट इज N1 दिया है इज इक्वल टू 12, और नंबर ऑफ डाटा दिया हुआ है हमें, एक पूरा टेबल दिया हुआ है, और बोर डायमीटर दिया हुआ है, और स्ट्रोक दिया हुआ है, और यहाँ पर इंडिकेट भी कर रहा है 2 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन। बोर दिया हुआ है दैट इज स्मॉल d इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, उसे मैं मीटर में जब कन्वर्ट करूँगा 0.35 मीटर, और स्ट्रोक दिया हुआ है इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.6 मीटर। आरपीएम दिया हुआ है n इज इक्वल टू 210 आरपीएम। एक रिलेशन दी हुई है, और यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन है। यहाँ पर एक रिलेशन दी हुई है, ब्रेक पावर इज इक्वल टू WN बाय 180, और यहाँ पर जो W है ब्रेक लोड है, और जो कैपिटल N है वो स्पीड है इंजन का। सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज ब्रेक पावर। एवरेज ब्रेक लोड when all engine are firing। तो ये आएगा कुछ इस तरह से, W इज इक्वल टू 240 प्लस, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आता है इस वजह से कि आरपीएम चेंज होने की वजह से ये वैल्यू आती है, क्योंकि हमारा अजम्पशन है कि फ्रिक्शन और पंपिंग लॉसेस हमने सेम कंसीडर किया है। तो ये जो एवरेज आएगा लोड का वो हो जाएगा 2050 न्यूटन। जब ये लोड आ गया, मुझे एवरेज लोड मिल गया, तो मैं ब्रेक पावर निकाल सकता हूँ। ब्रेक पावर व्हेन ऑल इंजन ऑल सिलेंडर आर फायरिंग, W इंटू N बाय 180, और इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ 2050 इंटू RPM जो है हमारा 210 डिवाइड बाय 180, और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो इसका वैल्यू आता है 2391.67 न्यूटन। ओके, ये मुझे मिल गया ब्रेक पावर व्हेन ऑल इंजन आर फायरिंग। अब मैं निकालूंगा इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए मुझे लगेगा लोड एट इंडिकेटेड पावर, और वो इक्वल हो जाएगा 12 इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ सिलेंडर 12 है, 12 इंटू लोड एट ब्रेक पावर। ब्रेक पावर पे क्या लोड था, उस लोड को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, तो वो आएगा 12 सिलेंडर का लोड। मैं माइनस करूँगा हर सिलेंडर को जब मैं कट ऑफ करता जाता हूँ, तो ये हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6, और ये प्लस होता जाएगा B7 प्लस B8 प्लस B9 प्लस B10 प्लस B11 प्लस B12। ओके, जब मैं सबकी वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट करना है वो एवरेज लोड की वैल्यू पुट करना है, कुछ इस तरह से W इंटू 2050, और जब मैं माइनस करूँगा
वो सेम वैल्यू पुट करना है मुझे। ब्रेक पावर 1 प्लस ब्रेक पावर 2 अप टू ब्रेक पावर 12, और इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 2510 न्यूटन। ये आया इंडिकेटेड लोड। जब मुझे इंडिकेटेड लोड पता चल चुका है तो मैं यहाँ से इंडिकेटेड पावर निकाल सकता हूँ। इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड लोड इनटू आरपीएम डिवाइड बाय 180, और ये इक्वल हो जाएगा 2510 इंटू 210 डिवाइड बाय 180, और इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये मुझे मिलता है 2928.33 किलोवाट। अब ये हो गया इंडिकेटेड पावर। अब मुझे फाइंड आउट करना है मैकेनिकल इफ़िशियंसी, और मैकेनिकल इफ़िशियंसी होता है, उसे हम डिनोट करते हैं इससे। मैकेनिकल इफ़िशियंसी हो जाएगा ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। वैल्यू पुट करना है सिंपल सा, तो आपको मिल जाएगा 2391.67 डिवाइड बाय 2928.33, और इसकी वैल्यू आएगी 0.8167। लेकिन हम जो इफ़िशियंसी निकालते हैं वो परसेंटाइज में निकालते हैं। 81.67 जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये परसेंटेज आएगा। नेक्स्ट जो पैरामीटर मुझे फाइंड आउट करना है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, और उसे मैं डिनोट करता हूँ इस तरह से, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ब्रेक पावर तो मुझे फाइंड आउट मैंने कर लिया है, लेकिन उसका एक फॉर्मूला है जिसमें ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है। हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर वो फाइंड आउट करेंगे ब्रेक पावर से। एरिया इंटू स्ट्रोक इंटू नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर, डेट इज के से हम डिनोट करेंगे और डिवाइड करेंगे 60,000, वेयर के इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेंडर। और एरिया रहेगा, एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4d स्क्वायर। जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, ब्रेक पावर की वैल्यू है 2391.67, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर का वैल्यू नहीं पता, एरिया का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा पाई बाय 435, क्योंकि बोर डायमीटर दिया हुआ है, इनटू स्ट्रोक भी दिया हुआ है 0.6, इनटू नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ आरपीएम के, इनटू और ये रहेगा 12 जो है नंबर ऑफ सिलेंडर है, डिवाइड बाय 60,000, और ये वैल्यू मुझे मिलेगी ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू 9.8645 इंटू 10⁵. जब 10⁵ मिलता है मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाता है बार। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी, आपको ऐसा ही करना है, जो भी वैल्यू आती है उसको 10⁵ में लाकर उस वैल्यू को बार में लिखना रहेगा, ये हो जाता है बार। तो आपका आंसर आएगा ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये प्रेशर आएगा 9.8654 बार। तो ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ।